अब इन लोगों ने इस पर बहस होने लगी कि क्या किया जाए। इस विषय को लेकर के वहां की संसद में बहस होती रही और यह बहस 3 महीने तक चलती रही कि हमको क्या जाए। अब सोचिए, युद्ध की स्थितियां आई, दुश्मन एकदम मोर्चा पे खड़ा है और यहाँ पार्लियामेंट में बहस चल रही है। वो क्यों बहस चली? क्योंकि आपस में मतभेद था, आपस में सहमति नहीं। और वस्कार ने चूंकि अपना काम कर दिया था वहां पर, इन लोगों में सहमति ही नहीं बन पाई आपस में कि लड़ाई लड़े कि नहीं, समझौता कर लें, क्या कर लें। लड़ने का मतलब मौत के मुंह में जाना, सीधी सी बात है, मरने जैसा था। तो अंत में 3-4 महीना के बाद इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमको क्या करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। ये इन लोगों ने फैसला किया कि 3 महीने का गोल्डन टाइम इन लोगों ने क्या किया, वेस्ट कर दिया। तब तक एनिमी ने अपनी ताकत को क्या किया, और भी मजबूत कर दिया, मोर्चेबंदी को मजबूत किया, राशन इकट्ठा किया, सेना की संख्या बढ़ा दिया, चारों तरफ से ये सब काम। और जब लड़ाई हुई तो लड़ाई में ये लोग इतने बहादुर थे कि इसके बाद भी लोगों की जल्दी हार नहीं हुई, बहुत समय तक लड़ाई चलती रही। अंत में ये कहानी मैं बता रहा हूँ, बहुत बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अजात शत्रु ने के पास एक ऐसे 2 हथियार थे जिसका कि प्रयोग पूरे इतिहास में कभी नहीं किया। तो जो हथियार का यूज किया गया वो है महाशिलाकंटक और दूसरा महाशिलाकंटक और दूसरा है रथमूसल। ये 2 प्रकार के हथियारों का प्रयोग जो है अजातशत्रु ने इनके विरुद्ध किया, और ऐसा हथियारों का प्रयोग आज तक कभी इतिहास में नहीं किया गया। इन हथियारों के प्रयोग के कारण ही वैशाली की सेना को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। अब महाशिलाकंटक क्या होता था कि जैसे गुलेल देखा है ना आपने, गुलेल में जैसे आप मारते हैं खींच करके, तो महाशिलाकंटक में ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे और उस सिस्टम से मार करके जो सेना के ऊपर ऐसे फेंका जाता था। अब उसका कोई तोड़ उनके पास नहीं था, मरने के अलावा कोई तोड़ नहीं था। बाहुबली में शायद दिखाया गया है। और रथमूसल भी, जैसे रथमूसल जैसे आज का टैंक नहीं था, और उसमें ऐसे ऐसे लोहे के आरे निकले होते थे, बताइए। वो जहां जाता उसमें अंदर से बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तीर कितना मारो कोई असर नहीं करेगा, और वो जहां जाता ऐसे ऐसे लोगों को काटता जाता था। अच्छा, वो जो बाहुबली में दिखा है लाल के पास होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है कि इतिहास में पहली बार किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया। तो ये हुआ, और वैशाली गणराज्य क्या हो गया, हमेशा के लिए समाप्त हो गया। पूरे गणराज्य को इन्होंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। तो विश्व की जो प्राचीनतम डेमोक्रेसी थी, वैशाली डेमोक्रेसी यहाँ पर क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है भारत में। ठीक है। तो ये परंपरा भारत में, लेकिन दिक्कत ये है ना कि उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है। अब यूरोपीय देशों में जो ये परंपरा कोई बात नहीं हुई होगी, कैसे हुई वो अलग बात है। हमें नहीं कहते कि इंडिया से कोई उन्होंने इंस्पायरेशन लिया होगा, लेकिन ये भारत में परंपरा करीब 600-700 BC के पहले ही परंपरा भारत में आ रही। समझ में आ गया? अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरे को समझाने में जो है हमारी टॉपिक पीछे चली जाएगी, ठीक है ना? हाँ, उसमें जैसे कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ, ये पहले तो जनता के सपोर्ट में आकर उन्होंने तख्ता पलट कराया, जो अधिकार दिया गया था उन्हीं राजा 1603 से वही 1888 तक, और बाद में यही निरंकुश हो गए थे, फिर इनको जनता ने हटा दिया। तो हमारी टॉपिक थी क्या कल, इम्पीरियलिज्म एंड द कॉलोनिज्म, ठीक है ना। 1-2 टॉपिक थी, साम्राज्यवाद और क्या है, और इम्पीरियलिज्म और उपनिवेशवाद, ये है कॉलोनिज्म। ठीक है। तो ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इसमें 2-3 चीजों को मैंने आपको बताया था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर होता है। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पावरफुल कंट्री, कोई भी जो शक्तिशाली देश होता है, कोई भी शक्तिशाली देश होगा, और वह जब दूसरे देश पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है,
कब्जा कर लेता है। कब्जा के लिए पावर का इस्तेमाल वो करता है। किसका इस्तेमाल करता है? पावर का, शक्ति का प्रयोग करता है। वो शक्ति जो है वार के रूप में भी हो सकती है, युद्ध के रूप में भी हो सकती है, ठीक है ना। यह वार के भी बीच में हो सकती है और वार के बीच में के रूप में नहीं भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर वार का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक राज्य दूसरे यानी एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है बाई पावर, डायरेक्ट, और शक्ति का प्रयोग करता है। शक्ति का प्रयोग करता है प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से, वह इसका इस्तेमाल करता है। प्रत्यक्ष तरीका भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष तरीका हो सकता है। जब किसी दूसरे के भूभाग पर फोर्सफुली कब्जा कर लेता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर प्रत्यक्ष ही होता है और वह वार के माध्यम से या युद्ध के माध्यम से उस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। यह प्रक्रिया, यही प्रक्रिया कहलाती है साम्राज्यवाद, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह, अब यह एक स्टेप इसका है, एक चरण है, इसका प्रथम चरण है, इसका प्रथम चरण कि बाई फोर्स, शक्ति के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, तो ये जो प्रथम चरण होता है, जब कब्जा कर लेता है, इसे कहा जाता है साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म इसे कहा जाता है। जैसे तिब्बत पे चीन ने कर लिया। हाँ, वो मैं कल हम लोग डिस्कस बहुत कुछ कर चुके हैं। और कब्जा करने के बाद वह क्या करता है कि दूसरे देश पर अपने नियम के, अपने कानून को, अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को, अपनी सब कुछ चीजों को वह क्या करता है, उस पर लागू करता है, लागू करता है, थोपता है, मतलब लागू करना, थोपता है, ठीक है। जब इन अपनी सभी अपने नियम को, अपने कानून को, अपनी संस्कृति को यानी कल्चर को, ठीक है ना, सब कुछ दूसरे देश पर लागू करता है या थोपता है, थोपना सब सही है, ठीक है ना, लागू करना अलग हो गया, मतलब फोर्सफुली थोपता है। इसे कहा जाता है क्या? उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। ये दोनों में बहुत बारीक अंतर है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में बहुत बारीक अंतर है। अच्छा, और यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वह जिस पर आधारित है उसे कहा जाता है क्या? एक्सप्लॉयटेशन। इस पर एक्सप्लॉयटेशन यानी होता है शोषण। शोषण पर ही यह दोनों का संबंध स्थापित होता है, शोषण पर। तो 3-4 एलिमेंट आप जानिए। ये जो उपनिवेश साम्राज्यवाद, जो उपनिवेशवाद किस पर आधारित है? शोषण पर आधारित है। ये प्रक्रिया है, एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना, इसका एलिमेंट नंबर 1 कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है वह प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यह प्रक्रिया जब कब्जा करेगा तो उसे कहा जाएगा साम्राज्यवाद, और जब अपनी चीजों को, अपने नियम को, अपने कानून को या अपने स्वार्थ के लिए या शोषण के लिए जिन नियमों कानूनों को लागू करता है दूसरे देश में, उसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। तो यह जो उपनिवेशवाद हो चाहे साम्राज्यवाद हो, वह जो मूल तत्व है उसका वह है शोषण होता है। शोषण पर ही यह आधारित होता है, एक्सप्लॉयटेशन पर। वह भाषा का शोषण हो सकता है, आर्थिक शोषण हो सकता है, सामाजिक शोषण हो सकता है, धार्मिक शोषण भी हो सकता है। धार्मिक शोषण कैसे होगा? धार्मिक शोषण मतलब अपना धर्म प्रचार भी करेंगे, थोपने को। हाँ बिल्कुल, कन्वर्जन। जब ब्रिटेन के लोग आए तो जहां जहां ये लोग गए, चाहे अफ्रीका में गए चाहे एशिया में गए, उनके साथ में ईसाई मिशनरियां भी गई और उन्होंने अपने लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास किया। ये धार्मिक शोषण हो गया, ठीक है ना। और अंग्रेजी उन्होंने थोपा, अंग्रेजी को थोपा क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रशासकीय भाषा इंग्लिश हुआ करती थी, तो सारा काम इंग्लिश में होता था। इसीलिए उन लोगों ने स्कूल भी खोले, कॉलेजेस खोले, ताकि उन कॉलेजेस में भारतीय या कोई जब अफ्रीकन एशियन पढ़ेगा तो कोई जब अमेरिका का या ब्रिटेन का उसमें काम करेगा तो उसकी सैलरी उनको बहुत अधिक सैलरी देनी पड़ती थी, और जब भारतीय सैलरी काम करेगा तो उसको बहुत ही कम सैलरी देनी पड़ेगी। इसे कहा जाता था सस्ते मजदूर या सस्ते क्लर्क। तो भारत में जो इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना किया, उसका उद्देश्य ये भी था कि सस्ते क्लर्क पैदा करना, सस्ते क्लर्क या मजदूर पैदा करना, यह भी इनका उद्देश्य था। इनका पैसे बचेगा। और भारत में एक ऐसी ब्रीड पैदा हुई जो कि देखने, पोशाक से और रंग से तो भारतीय थी, लेकिन सोचने में अंग्रेज हुआ करती थी।
उनको स्वामी भक्त बनाने का भी उन्होंने प्रयास किया। बाकी सर इंटरेक्शन में भी तो होता था कि मतलब इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो उनसे इंटरेक्शन में मतलब बहुत सहूलियत मिलेगी। तो उनका जो ये सारे शोषण के अलग अलग रूप है, सामाजिक शोषण करना, सांस्कृतिक शोषण करना, आर्थिक शोषण करना, यानी पूरी की पूरी कल्चर को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना, और अपनी कल्चर को क्या करना, पूरे विश्व में लागू करना। तो ये पूरा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो आधारित होता है वो किस पर आधारित होता है, यह शोषण पर आधारित होता है। इसके मैंने फिर ये समझ में आ गया इतना। अब अगले स्टेप की तरफ, इसके 2 चरण मैंने कल बताया था आपको, इसके चरण हैं, इसके पूरे विश्व में 2 चरण मैंने बताया। जैसे साम्राज्यवाद हो, उपनिवेशवाद ना हो, साम्राज्यवाद कोई शासन मतलब सरकार हो या कोई देश हो दूसरे पर कैप्चर कर ले और मतलब उसको थोपे ना, तो फिर उसको क्या उसमें डेवलपमेंट करेगा वो? मैंने तो कल इसमें डिस्कस किया था, मैं इसमें मतलब वो डेवलपमेंट मैंने कल बताया था कि अगर कोई देश दूसरे देश पर सिर्फ कब्जा कर ले और कब्जा करने के बाद वहां पर अपनी कल्चर को नहीं थोपे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, जब नेपोलियन ने जब जर्मनी पर कब्जा कर लिया, अटैक कर लिया, तो उसने अपने कल्चर को नहीं थोपा वहां पर, क्योंकि जर्मन की कल्चर ऑलरेडी वहां प्रेवलेंट थी। तो देखा जाए तो वहां पर साम्राज्यवाद की प्रक्रिया तो पूरी हुई, लेकिन उपनिवेशवाद की प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई। शायद बहुत थोड़ा मोड़ा असर पड़ सकता है यदि जर्मनी की अपनी खुद की अपनी कल्चर थी, बल्कि उसने जर्मन को यूनाइट कर दिया। जो छोटे छोटे राज्य थे सबको एक सूत्र में बात किया, जो भाषा के अंदर जुड़े हुए थे। तो वहां पर साम्राज्यवाद की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, कब्जा तो कर लिया, लेकिन उपनिवेशवाद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। और शायद अगर लंबे समय तक रहता तब वो शायद जो है यह भी प्रक्रिया क्या हो जाती, कॉलोनिज्म की भी प्रक्रिया पूरी हो जाती। ठीक है, लेकिन दूसरा प्रश्न है कि क्या सिर्फ कॉलोनिज्म की प्रक्रिया हो सकती है क्या बिना साम्राज्यवाद के? अब बताइए। हो सकता है। मैंने पूछा कि बिना साम्राज्यवाद की क्या उपनिवेशवाद की प्रक्रिया हो सकती है? बिल्कुल होती है। इसे दूसरे देशों की फैक्ट्रियां अपने यहाँ पे फ्रेंचाइजी वगैरह खोलते हैं। अभी जैसे अमेरिका कह रहा है कि डॉलर हमारा जिसने वो कर दिया ना, बाहर कर दिया, जैसे ब्रिक्स, तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये भी तो निवेश कर रहा है ना, अभी जबरदस्ती थोप रहा है। मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था कि इसका मैंने एग्जांपल कल दिया था, आप लोग ध्यान नहीं दिए कि जब चोल राजाओं ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर कब्जा कर लिया, वहां पर चोल राजेंद्र फर्स्ट था, राजेंद्र फर्स्ट ने पूरा का पूरा विजय प्राप्त किया, और विजय प्राप्त करने के बाद वो लौट आया अपनी कंट्री, और वो वहाँ के जो राजा थे कुछ समय तक कर देते रहे, फिर बाद में स्वतंत्र हो गए। लेकिन वहाँ जब उसने किया तो अपनी कल्चर को लेकर के किसी को धर्म परिवर्तन के लिए किसी को उसने हलाल नहीं किया, गर्दन नहीं उड़ा दिया। लोगों ने स्वेच्छा से भारतीय धर्म और संस्कृति को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया, तो उसको आगे बढ़ाते रहे लोग, और फिर बाद में वो लोग स्वतंत्र हो गए, सभी देश अपने तरीके से स्वतंत्र हो गए। और जो भारत के जो संबंध रहे वह कैसे रहे, सांस्कृतिक संबंध ही रहे। तो देखा जाए तो साम्राज्यवाद तो कुछ समय के लिए था, लेकिन उपनिवेशवाद वहां पर मौजूद था, क्योंकि भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को लोग फॉलो करते रहे, बिना किसी दबाव के फॉलो करते रहे, बिना किसी चीजों को फॉलो करते रहे। तो यह इसमें सूक्ष्म रूप से साम्राज्यवाद भी छुपा हुआ है, लेकिन उसमें भारत का कोई, मैंने बताया जो आवश्यक शब्द साम्राज्यवाद की है वो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण तो भारतीयों ने नहीं किया वहां का, लेकिन वहां पर उपनिवेशवाद की प्रक्रिया की जो क्या बात हो गई वो पूरी हो गई, और वो आपस में एक रिलेशन रहे, लोग ग्रो करते रहे। फिर उसका एग्जाम्पल और भी मैं देता हूँ आपको। फिर बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया, जो जितने भी देश थे उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो टेक्निकली इस्लाम का अटैक वहां पर नहीं हुआ था, इसको हमेशा समझिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया पर अटैक इन लोगों ने कभी नहीं किया, लेकिन कोई ऐसा धार्मिक मैसेंजर गया, रिलीजियस मैसेंजर गया, जो कि उन्होंने उनके वहाँ का राजा प्रभावित हो गया, उसने राजा ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, उससे प्रभावित होकर के जनता ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो देखा जाए तो यह प्रक्रिया, साम्राज्यवाद की प्रक्रिया पूरी हुई ही नहीं, सीधे सीधे। इसीलिए मैंने बताया था कि इंडोनेशिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है मोर देन 90% है, लेकिन वहाँ पर आज भी अपना जो वो लोग पूर्वज हैं, अपने उनकी कल्चर है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। मैंने वही बताया था, कल परसों बताया था कि हर घर के दरवाजे पर गणेश की प्रतिमा आपको वहाँ पर मिल जाएगी, हर मुस्लिम के घर में। वहाँ पर अपने को लोग राम का आदर्श मानते हैं। वहाँ का जो राजा थे, राजा का नाम, वहाँ की जो रानी हुआ करती थी मेघनावती सुकर्णपुत्री, राजा सुकर्णो नाम था, राजा सुकर्णो। कर्ण का मतलब, कर्ण से मतलब सुकर्ण मतलब अच्छा, और उनकी लड़की थी मेघनावती सुकर्णो।
नाम उनके हिंदू हैं लेकिन है वो मुसलमान। उनका कहना है कि हमने अपने धर्म को बदला है, अपनी कल्चर को नहीं बदला। ये हमारे वर्शिप के तरीके को मैंने बदल दिया है, लेकिन हमारी कल्चर आज भी हिंदू कल्चर, हमारी संस्कृति एक वहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये अनेक इसके रूप हमको देखने को मिलते हैं, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के इसके रूप देखने को मिलते हैं। इसके जो चरण है, इसके 2 चरण मैंने बताया था। इसके चरण यानी स्टेप्स। पहला चरण कब से बताया था? 1757 के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, समझ ना। इसकी जो स्टार्टिंग होती है औद्योगिक क्रांति से होती है, औद्योगिक क्रांति। और यूरोप में जो बड़े बड़े उद्योग लगने लगे और वहां पर जो उद्योग लगाए गए वो 1757 के बाद से ही लगाए गए, जो माना जाता है 1757 के बाद ही माना जाता है। आप 60 तक मान लीजिए, ये है तब से लेकर के कब तक है? 1870 तक। ये इसका प्रथम चरण है, इसका फर्स्ट चरण है। और द्वितीय चरण है 1870 से लेकर के 1914। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1914 ठीक है ना, 1914 ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइमिंग है। ये जो 14 है ना, जो टेक्निकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, यह साम्राज्यवाद का ही एक रूप है। यह साम्राज्यवाद जब अपने टॉप पर पहुंचा तो विश्व के जो 2 सबसे बड़ी पावर होती थी, एक इंग्लैंड जो कि सबसे बड़ी सुपर पावर हुआ करती थी, और दूसरा नहीं, उसको चैलेंज किया जर्मनी ने कि आप मतलब कि आपके बराबरी सत्ता प्राप्त करने के लिए टेक्निकली यह इसी की लड़ाई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार अपने साम्राज्यवाद के लिए ही लड़ाई हुई थी। ब्रिटेन अपने वर्चस्व को मेंटेन करना चाहता था और जो जर्मनी था उसे क्या कर रहा था? चुनौती दे रहा था। जो क्षेत्र थे कब्जा कर लिए थे जर्मनी। ठीक है ना। तो और मैंने बताया, इसी क्रम में मैंने बताया था कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ, उन्होंने पूरे अफ्रीका को बांट लिया पूरा। ये जो अफ्रीका था ना, 1870 के पीछे के पहले अननोन एरिया माना जाता था, अननोन एरिया। इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था अफ्रीका को, और इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था कि अफ्रीका में है क्या। लेकिन अफ्रीका को लाइमलाइट यानी हाईलाइट करने वाले जो थे वो थे ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वो लोग जो है अफ्रीका के आंतरिक भागों में उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया और नए नए एरिया का पता लगाया। तो जो ईसाई मिशनरी जब इन्होंने अफ्रीका के इंटरनल पार्ट को ट्रैवल किया तो उसकी जो रिपोर्ट है उन्होंने प्रकाशित करके अपने देशों में भेजना शुरू किया। हम अफ्रीका में यहाँ गए और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं, यह नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, यहाँ हीरे की खान है, यहाँ सोने की खान है, यहाँ लकड़ियाँ अच्छी हैं। उन्होंने ये भी लिखा साथ में। और जब वो रिपोर्ट उन्होंने अपने देश में भिजवाई तो उस रिपोर्ट के ही आधार पर उन देशों ने यहाँ पर क्या किया? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो पूरा का पूरा अफ्रीका पर जो अटैक करने की ये जो डेट है ना, ये इसी से जुड़ी हुई अफ्रीका पर अटैक करने से। हाँ, पूरा का पूरा अफ्रीका जो है, इसमें सबसे अधिक मैंने कल लिखवाया भी था आपको, जो सबसे अधिक कब्जा किया वो किया फ्रांस ने। फ्रांस ने पूरे इतने बड़े एरिया पर अकेले कब्जा कर लिया पूरे अफ्रीका ऐसे। और बाद में जो सबसे कब्जा किया वो था ब्रिटेन। ठीक है ना, फ्रांस, ब्रिटेन और इसके बाद जो है टर्की या दूसरे जो छोटे मोटे यूरोप के देश थे, जर्मनी वगैरह लोगों ने पूरे अफ्रीका को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपस में बांट लिया कि तुम ये ले लो, मैं ये ले लूँ, ऐसे बंदर बांट की तरह से। ठीक है ना, कोई व्यक्ति जब संपन्न हो जाता है लेकिन आर्थिक रूप से जब संपन्न, लेकिन जो है वो शक्तिशाली नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं गाँव वाले, उसको मिल करके वही है ना कि बड़ी मछली समुद्र से निकल गई तो गाँव वाले काट काट के उसको खा जाते हैं। एकदम अफ्रीका की कंडीशन यही थी, पूरे अफ्रीका को उन्होंने आपस में बांट लिया। 1870 से प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद फिर प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया में फिर चाइना भी आ जाता है। ये जो चाइना का पूरा नक्शा बना हुआ है, पूरे चाइना को इन लोगों ने आपस में बांट लिया ऐसे। अभी पूरे चाइना को अटैक कर दिया, पूरे चाइना पर। पहले ब्रिटेन ने कब्जा किया। जब ब्रिटेन ने चाइना के साथ में हुआ, उसमें मैंने बताया आपको कि पहले चाइना के लोग थे अपने देश को किसी भी कीमत पर ओपन नहीं करना चाह रहे थे। वो बहुत ही उनकी पॉलिसी थी ना कि हम, उनका कहना कि हम किसी को ओपन नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमी, अपना देश ओपन नहीं करेंगे। तो पहले उन्होंने छोटे से पोर्ट पर समझौता किया, फिर दूसरे पोर्ट पर आपस में भी क्लैश हुआ। मैंने बताया ना
कि वो लोग पूरे देश में अफीम का व्यापार उनके लिए बहुत ही फायदेमंद था। ट्रेड ऑफ द ओपियम। एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसको कहते हैं सर? एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसका? एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्व की ओर जापान ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। जो कि इस प्रोजेक्ट अरे वो तो में मनमोहन सिंह बनाया की गया पॉलिसी था। थी, मनमोहन सिंह की पॉलिसी। पूर्व के साथ ठीक है। ठीक है। तो फिर इस तरीके से इन लोगों ने पूरे के पूरे मतलब कि 2 लड़ाइयाँ हुई अफीम। फर्स्ट बैटल ऑफ द ओपियम वॉर एंड द सेकेंड। 2 ओपियम वॉर होते हैं। पूरे के पूरे उन्होंने चीन को, अंग्रेजों ने पूरा अफीमची पूरे देश को ही बना दिया। अफीम की खेती करते थे भारत में और उसको जो एक्सपोर्ट जाके कहाँ करते थे? चीन में। और यहाँ तक कि चीन की सरकार ने उस पर, चीन के राजा ने उस पर बैन लगा दिया। और चूंकि पूरी जनरेशन ही जो अफीमची हो चुकी थी। अफीम आदमी जो अफीमची होता है आपको पता है ना, वो आदमी घर के बर्तन भी बेच देता है, ठीक है ना। घर के बर्तन बेच देगा, अपने पशुओं को बेच देगा, लेकिन उसको नशा चाहिए। तो जब पूरी की पूरी वहाँ की जनरेशन ही अफीमची हो गई तो वहाँ की सरकार ने उसको बैन लगा दिया। बैन होने के बाद भी अंग्रेज जो है अफीम की स्मगलिंग करके वहाँ पहुँचाते रहे, स्मगलिंग करके पहुँचाते रहे। तो फिर वहाँ के राजा ने जो है उस पर फिर से बैन लगाना चाहा, लेकिन वो बैन पूरी तरीके से रुका नहीं। अंत में दोनों के ऊपर दोनों के बीच में वार होता है, लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और उस संधि के अंदर, अभी मैं आगे बताऊंगा, वही क्लास आ जाए, दोनों के बीच में जो संधि होती है, उस संधि के अनुसार इनको अपने बहुत से पोर्टों को खोलना पड़ा, ओपन करना पड़ा ब्रिटेन के लिए। और ब्रिटेन के बीच में और चाइना के बीच में संधि हो जाती है। उस संधि में उनको क्षतिपूर्ति करनी पड़ी, ठीक है ना। और इसकी सूचना जब यूरोप के देशों को मिली कि ब्रिटेन वहाँ बहुत माल काट रहा है और यहाँ ऐसा ऐसा संधि किया है, तो इसकी सूचना मिलके फिर अमेरिका भी आ जाता है, फ्रांस भी आ जाता है, जर्मनी भी आ जाता है। यूरोप के जितने ताकतवर देश थे सब चाइना में चले आए, कहे कि आपने उनके साथ में संधि किया, हमारे साथ में भी संधि करिए आप। तो चाइना के साथ में यूरोप के कम से कम 5 से 7 देशों ने जबरदस्ती संधि किया, फोर्सफुली दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। और इसके बाद फिर होता है कि टेक्निकली देखा जाए तो अमेरिका, आपका जो है ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एनिमी कंट्री हैं, दोनों एनिमी कंट्री हैं। लेकिन जब एशिया में चाइना से उनकी भिड़ंत होती है तो दोनों मित्र बन जाते हैं और दोनों मिल करके जो है ओपियम, सेकेंड ओपियम वॉर की लड़ाई पे लड़ते हैं। तो उसमें आते हैं ना, जब ये जर्मनी के खिलाफ जो ऑस्ट्रिया वाले मैटर में आते हैं तब साथ में। हाँ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी दोनों मित्र, मतलब कि दोनों एनिमी कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के दोनों मिल करके चाइना के साथ में लड़ाई लड़ते हैं और पूरे चाइना को हरा करके फिर से संधि कर लेते हैं। पूरा का पूरा चाइना ये लोग मिलकर तबाह कर देते हैं। तो ये हुआ, मतलब कि पूरे एशिया और अफ्रीका को यूरोपीय देशों ने कैसे बांटा, यहाँ के संसाधनों को कैसे लूटा। इसके बाद इंडिया के बारे में, पूरी इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, पूरी इंडियन मानना हिस्ट्री। चाहिए कि फ्रांस या यूरोपीय देशों में सबसे बड़ा कारण क्या था कि उन आपस विकसित देशों में लड़ाई का कारण क्या था? बाकी तो ठीक है, साम्राज्यवादी तो था ही, लेकिन उसमें प्रमुख कारण क्या था? जैसे जर्मनी का बाकी देशों के साथ युद्ध करना। चलिए ठीक है, उसको देखिए, पहले इसके देखिएगा रीजन। इसके जो रीजन लिखेगा, इंपीरियलिज्म का कारण, रीजन बिहाइंड द इंपीरियलिज्म। इसके एलिमेंट आपको समझा कि नहीं? तब समझ में आ गया? हाँ, इसके इतने ही पार्ट हैं, अलग अलग इसके पार्ट हैं। इसमें जो पहला रीजन है वो है इकोनॉमिक रीजन, यानी साम्राज्यवाद के कारण। साम्राज्यवाद के कारण क्या है? इन कारणों में जो पहला रीजन है वो है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन में जो है, पहला है सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब होता है अतिरिक्त उत्पादन, अतिरिक्त नहीं, अधिशेष उत्पादन। मार्केट की खोज नहीं, सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब अत्यधिक उत्पादन कर दिया, उनका सप्लाई नहीं हुआ ना उतना माल जो बचा था। ये जो वर्ड है सरप्लस प्रोडक्शन, यह अधिशेष उत्पादन इसे कहा जाता है, अधिशेष उत्पादन, ठीक है ना। अधिशेष उत्पादन
इसे इंग्लिश में कहा जाता है सरप्लस प्रोडक्शन। इसे कहा जाता है सरप्लस प्रोडक्शन। का मतलब ये हो गया कि जैसे जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो 70-60 हाँ, यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई तो वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुई, वहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगने लगी, फैक्ट्रीज, वहाँ बहुत सी फैक्ट्री लग गई और उन फैक्ट्रियों में जो माल, जिसकी जैसे कि मान लीजिए पूरे ब्रिटेन में जो माल की सप्लाई है 10 कुंतल है और बना रहे हैं आप 100 कुंतल, तो जो एक्स्ट्रा जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आवश्यकता से अधिक का जो प्रोडक्शन होता है उसी को सरप्लस प्रोडक्शन कहता है। इसे जब फैक्ट्री लगा दोगे आप, इसे एक गांव की जो रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 10 कुंतल की है और आप पैदा कर रहे हो 100 कुंतल, तो अब वो 100 कुंतल क्या होगा, सपोज कि आप कमा रहे हो, आपकी घर की जरूरत है 1000 रुपये और आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए, तो फिर बाकी का क्या होगा। जो भी अपनी आवश्यकता से कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जब अपनी आवश्यकता से अधिक कमाती है या अर्न करती है, तो जो अधिक की अमाउंट होती है उसी कहा जाता है सरप्लस। ठीक है ना। आपने कहा कि मेरे पास पूछा आपके पास सरप्लस अकाउंट है कि नहीं। सरप्लस अकाउंट का मतलब हो गया जो आवश्यक खर्चे के काटने के बाद जो अतिरिक्त अमाउंट है या जो सब्सटेंस है उसी कहा जाता है अधिशेष। ठीक है ना। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूरे यूरोप में हुई तो जो उनका उत्पादन हो गया, क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब उत्पादन हर किस्म का होता है, पैसे का भी हो सकता है, धन धान्य का भी हो सकता है, मटेरियल का भी हो सकता है। तो जब उनके पास अधिशेष उत्पादन हुआ तो अब उसको खपाने की आई, इसको खपाया कहा जाए, तो उसके खपाने के लिए या उसको कंज्यूम कराने के लिए उनको नई मार्केट की जरूरत पड़ी, नई मार्केट, न्यू मार्केट की जरूरत पड़ी। और न्यू मार्केट की जब जरूरत पड़ी यानी नई बाजार खोजने के लिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका पर क्या किया, एशिया एंड अफ्रीका पर क्या किया, उन लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। 2 रीजन थे, एक तो रॉ मटेरियल इनको मिलता था यानी कच्चा माल, और दूसरा है माल जब वो माल बन जाता था तो उसको सप्लाई करने का। तो 2 सोर्स यहाँ से इनको हुआ, एक है रॉ मटेरियल नंबर 1 कि जो कच्चा माल होता था यह सप्लाई होता था दूसरा, और दूसरा था इन्होंने कि जो सरप्लस प्रोडक्शन था, सरप्लस प्रोडक्शन, सस्ते लेबर, हाँ, सरप्लस प्रोडक्शन को यहाँ पर जो है जो अधिशेष उत्पादन था यहाँ पर भी इसको सप्लाई लोगों ने क्या कर किया, इसको किया। दोनों चीजें यहाँ पर थी। ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा कि जो सबसे बड़ा रीजन था ये सरप्लस प्रोडक्शन को खपाने के लिए। दूसरा है सरप्लस कैपिटल, सरप्लस प्रोडक्शन मैंने बताया, दूसरा है सरप्लस कैपिटल, ये भी मैंने आपको हिंट किया। सरप्लस कैपिटल क्या हो गया, जैसे अन्य देशों में जाकर फैक्ट्रियां आविष्कार, सरप्लस जैसे कि ब्रिटेन, तो अभी तो वो लोग अपनी जिन्हें मैंने बताया कि ब्रिटेन की स्थितियां बड़ी खराब हुआ करती थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले, उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन जब भारत से पैसा लूट के लेकर गए तो उनके पास अतिरिक्त धन हो गया, ज़्यादा धन हो गया। उन धनों को उन्होंने वहाँ की जो औद्योगिक क्रांति है वहाँ पर उन्होंने उद्योग खोलने में लगाया और इससे उनके बहुत ज़्यादा पैसे की प्राप्ति हुई, यानी अतिरिक्त धन की प्राप्ति हुई, यानी पूंजीपति से कहा जाता था। एक नए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने एक नए वर्ग को जन्म दिया, उसे कहा जाता था पूंजीपति वर्ग। तो यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग का मतलब एक ऐसे व्यक्ति की जिनके पास की बहुत ज्यादा पूंजी हुआ करती थी। अब यह कि इस पूंजी को लगाया कहाँ जाए, तो इस पूंजी को लगाने का सबसे अच्छा जो रास्ता था वो था एशिया और अफ्रीका। भारत में जो रेल बनाई गई, रेल कैसे बनाई गई, वो हड़प्पा के खुदाई कर रहे थे। अरे नहीं वो नहीं, वो यातायात संचार के माल को पहुंचाने के लिए चीज है, इधर उधर कनेक्ट, उसके लिए सेना भी पहुंच सके आसान। नहीं आप नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन में जो कुछ लोगों के, जो ब्रिटेन में लोगों के पास जो है क्या 1857 के पहले तक आते आते लोग बहुत मालदार हो चुके थे, बहुत पैसे वाले हो चुके थे। अब ये था कि इस पैसे का किया क्या जाए। जो पूंजीपति वर्ग था ना, तो वह पैसे को अपने इन्वेस्ट करना चाहता था,
इन्वेस्ट करना चाहता था। इन्वेस्ट करना तो चाहता था, लेकिन कोई उसके प्रॉफिट की 100% गारंटी दे कि मैं पैसे लगाऊंगा तो हमको इतना फायदा मिलेगा। तो उन लोगों ने यह प्रपोजल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेजा और पूरे विश्व में वह नई नई रेल की लाइनें बिछाई जा रही थी। पूरे विश्व में रेल की ट्रैक बिछाना, इंजन को डब्बे। तो जिस कंपनी ने भारत में रेल को बिछाया, यूरोप की जो पूंजीपति जिन लोगों ने, अब यह जो भारत की रेल बनी वह ब्रिटेन के पूंजीपतियों के पैसे से बनी, लेकिन काउंटर गारंटी जो लिया वह ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। कहा कि आपके इतने % प्रॉफिट की गारंटी जिम्मेदारी हमारी है, यानी हमारी रेल डूब जाए या कुछ भी हो उससे आपसे मतलब नहीं है। अगर आप पैसे लगाते हो तो 20% 30% प्रॉफिट की गारंटी हमारी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के उद्योगपतियों के द्वारा लगाए गए पैसे की काउंटर गारंटी लिया, तब फिर जो है भारत में रेल को बिछाए जाने की प्रक्रिया शुरू। दोनों लोगों के बहुत बड़े फायदे हैं, क्योंकि जब रेल बिछाया गया तो रेल का बहुत बड़ा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। एक तो पूरे देश में कहीं दंगा होता था तो बहुत तेजी से वो अपने सेना को भेज सकते थे, और भारत के संसाधनों का दोहन करना उनका उद्देश्य था। जितना रिसोर्स इंडिया का था, कोल के बारे में मतलब उस समय पता नहीं चला था, लेकिन कोल की जरूरत, जैसे जब उद्योग लगाए जाने लगे, फैक्ट्रियां लगे, तो उसमें कोल की जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया का जो मतलब कुछ तमिलनाडु का बंदा है, उसको दिल्ली आना है, फैक्ट्री में जाना है, तो भारत के संसाधनों को लूट करने में या भारत के माल को पत्तनों तक पहुंचाने में जो है भारतीय रेल ने वो कोई इंडिया के वेलफेयर के लिए उन्होंने काम नहीं किया कि भारतीयों को मैं बड़ा भला करना चाहता हूँ। ये जो भला हुआ वो अनजाने में भला हो गया। भाई रेल बैठेगी तो पैसेंजर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उनका यह मूल रूप से उद्देश्य था कि भारत के संसाधनों का दोहन करना, ये इसलिए जो रेल बनाया। और रेल में जो पैसे लगा वो किसका लगा? ब्रिटेन के उद्योगपतियों की। और उसके लाभांश की गारंटी कौन दिया? लाभांश का मतलब डिविडेंड होता है इंग्लिश में। जैसे आप कोई सरकार की तमाम लोग जारी करते हैं, बॉन्ड जारी करते हैं, इस बॉन्ड को अगर आप खरीदेंगे तो इतना % का प्रॉफिट आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। शेयर अलग हो गया। बहुत से गवर्नमेंट ना लेटर जारी करती, कहते कि ये हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं 80 रुपए पर 100 का पेमेंट करेगी। हाँ, उससे कम नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि कहाँ करें, लेकिन आपके उतने प्रॉफिट का। उसी तरीके से सेम पैटर्न यहाँ पर। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन था, पूंजीपति वर्ग के पास जो सरप्लस यानी अतिरिक्त जो पैसे था उसको, इसका एक एग्जाम्पल है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेल का निर्माण किया जाना, यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और यह प्रक्रिया होती है। तीसरी जो प्रक्रिया है कि नीड ऑफ रॉ मटेरियल, तीसरी पॉइंट, नीड ऑफ रॉ मटेरियल। मैं पीछे ही बता चुका हूँ आपको, यानी कच्चे माल की जरूरत, कच्चे माल की जरूरत। नीड ऑफ द रॉ मटेरियल। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगी तो फिर जो उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल कहाँ मिलेगा? देखिए, अच्छा लिखिए, बस बताता हूँ आपको। जो यूरोप था ना, यूरोप, पूरे यूरोप में वहां पर बहुत बड़े, इससे उनके पास कोई मिनरल नहीं था। यूरोप में कोई मिनरल नहीं था। जो मिनरल का पता लगा उन्होंने बहुत बाद में पता लगा, 1920-30 के बाद उन लोगों ने पता लगाया कि हाँ यूरोप में। लेकिन सन 1900 के पहले यूरोप में कुछ भी नहीं था। न उनके पास सोने की खानें थी, न तो चांदी की खानें थी, तांबे की, कुछ नथिंग दे है। इंडिया इस मामले में भाई सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ सोने की खानों के बारे में पता चला, चांदी की खानों के बारे में पता चला। अफगानिस्तान हम तांबा कहाँ से मंगाते थे, ये इंडिया था। और यूरोप में कुछ भी मिनरल उनके पास नहीं था, मिनरल कुछ भी नहीं, नथिंग, दे वर द बेगर्स। अब उनके लिए कॉटन की खेती होनी नहीं है, कॉटन की वहाँ क्लाइमेट नहीं हो तो होने के लिए। पूरे यूरोप में सिर्फ एक क्रॉप होती थी, पूरे साल में 12 महीने में सिर्फ एक क्रॉप, वो गेहूं की क्रॉप होती थी बस। और वह भी क्रॉप अगर मौसम खराब हुआ तो वह भी क्रॉप गई, खत्म, धारा के कारण वह भी क्रॉप खत्म हो गई। यानी उनके पास कोई कल्टीवेशन का कोई माध्यम नहीं था, कुछ भी, कोई खेती नहीं। उनके पास दो काम करते थे वो लोग,
एक है कि पशुपालन करना, पशुपालन में से भेड़ पालते थे, दूसरा और भी छोटे मोटे जानवर है, और दूसरा काम था कि भेड़ से जो निकलते था ऊन से जो है स्वेटर बनाते थे, ठंडे कोल्ड कंट्रीज में था। और उस भेड़ को काट करके भेड़ के मांस को खाते थे। और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी बनती थी वहाँ, शराब, वाइन, अंगूर की खेती करते थे और अंगूर से शराब निकालते थे। पूरे यूरोप की आर्थिक व्यवस्था बस इसके आसपास ही घूमती थी, शराब पीना, मीट खाना, और जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते थे वो समुद्र से मछलियाँ मार लेते थे। इनके पास कुछ भी नहीं था, नथिंग। और तीसरा काम और था, डकैती का काम करते थे। इनका काम था डकैती का काम करना। हाँ, डकैत थे। और इसको इन्होंने बहुत ग्लोरीफाई, उनको इसे पायरेट्स बोला जाता था इंग्लिश, पायरेट्स। और मूवी देखा है कि नहीं आप लोगों ने, जो पायरेट्स पर मूवी बहुत फेमस। हाँ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, कौन सा स्टार उसमें हीरो है उसका? जॉनी डेप। हाँ, बहुत अच्छा एक्टर है, डैम। अच्छा, 3-4 उसका बाद में बन गया। हाँ, उसकी जो वाइफ थी उन्होंने वो कर लिया डिवोर्स। अच्छा, कोर्ट में लाए। तो बहुत अच्छी मूवी है। तो इसमें कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में यही दिखाया गया है कि कैसे जो है ये लोग समुद्री लुटेरे का काम। पुर्तगाली जब इंडिया में, भारत में आए ना, तो जो पहला पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर भारत में था, जानते कौन था? उसके पहले भी एक उन्होंने अपॉइंट किया था, वो नहीं, वो उसका नाम आप नहीं जानते होंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो उसको क्या किया उन्होंने, इंडिया में उसको गवर्नर बना के भेज दिया, वहां के राजा ने, पुर्तगाल का राजा ने उनको उठा करके गवर्नर बना के भेज दिया कि आप जाइए, गवर्नर बना दिए गए। वह इंडिया में आया ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े टापुओं का बहुत बड़ा डकैत था। उसने कहा कि हम वहाँ क्यों जाएंगे, इतने बड़ी एरिया का मैं राजा हूँ यहाँ पर, हम क्यों जाएं। उसने इंडिया में आके ज्वाइन ही नहीं किया, कहा कि मैं पागल हूँ जाकर के इंडिया में जाकर के गवर्नरशिप करूँ, कितने कॉन्टिनेंट, कितने द्वीप हमारे कंट्रोल में है, हम जाके वहाँ डकैती काम, इतना अच्छा काम हम काम चल बेवकूफ़ हम इतने जाकर। उसने ज्वाइन ही नहीं किया। तो जो पहला आप पढ़ते हैं ना, वो वास्तव में सेकंड है, क्योंकि उसने ऑफिस में ज्वाइन ही नहीं किया। हाँ, इंडिया में आके ज्वाइन ही नहीं किया उसने, इसीलिए वो बहुत बड़ा डकैत था समुद्र। तो अधिकतर ये जो है आपको वास्को डी गामा ना, ये भी डकैत था बहुत बड़ा समुद्र का। बाद में इनको ग्लोरीफाई करके इन लोगों ने गवर्नर बना दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये है नीड ऑफ द रॉ मटेरियल ने भी इनकी। सर इसे सबसे पहले जो बिलियनियर ह्यूरन रिपोर्ट में मैंने देखा था 1836 में इंग्लैंड में ही हुआ था। तो उसके बाद में 1990 तक और 1950 के बीच में सबसे ज़्यादा जापान में मिलते हैं बिलियनियर्स। उसके बाद में 1990 के बाद इंडिया, चाइना, यूएसए आया था। जापान भी बहुत ज़्यादा रहा है क्या, मतलब रिच कंट्री, अब मतलब 1990 के पहले, अभी तो है ही डेवलप नहीं इतना। जापान वगैरह से देखो, 1757 के पहले पूरे विश्व में सिर्फ 2 पावर हुआ करती थी, एक था इंडिया, दूसरा था चाइना। 2 ही पावर, तीसरी पावर पूरे विश्व में नहीं थी, ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व का जो जितनी इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी का 50% से ज़्यादा वो जो पावर थी वो किसके पास थी? इंडिया और चाइना के पास। बाद में चाइना का भी बहुत डिक्लाइन हुआ, चाइना में भी वो चीज़ें डिक्लाइन हो गई, और इंडिया में डिक्लाइन अंग्रेजों के कारण हुआ, ठीक है ना। और जापान तो बहुत छोटे मोटे लोग हुआ करते थे, और वहाँ का जो किंगशिप वहाँ हुआ करता था, राजा हुआ करता था, अपना शासन चलाता था। हालांकि वहाँ की हिस्ट्री बहुत रिच है, ऐसी बात नहीं है, बहुत पुरानी प्राचीन हिस्ट्री वहाँ की भी है, ठीक है ना। अब अगला रीजन लिखेगा पॉलिटिकल रीजन, सेकंड है पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल रीजन। हाँ, राजनीतिक कारण। इसमें 2 चीजें हैं राजनीतिक कारण में। पहला लिखेगा, ए लिखेगा कि यूरोप में न्यू थिंकर्स ऑफ द यूरोप, यानी कि यूरोप के नए विचारक, यूरोप के नए विचारक, न्यू थिंकर्स ऑफ द यूरोप।
अब जो न्यू थिंकर्स थे यूरोप के, उसमें उनको कहा जाता है नेशनलिस्ट। यूरोप में हर अपने इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, स्पेन में, ऐसे जो अलग अलग देश थे उसमें नए राष्ट्रवादी पैदा हो गए। राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट वहां पर पैदा हो गए। और जो नए थिंकर्स वहां पर आए, न्यू थिंकर्स आए, उन्होंने उस देश के राजा को कहा कि आप अपने राज्य का विस्तार कर दीजिए। क्यों करिए? बिकॉज ऑफ द नेशनलिस्ट थिंकिंग, ठीक है ना। तो राष्ट्रवादी सोच के कारण, आप ऐसे लिखोगे, राष्ट्रवादी सोच के कारण। अब यहाँ पर जो थिंकिंग लोगों की बनी, क्योंकि जो थिंकर्स होता है, जो विचारक होता है, किसी भी देश का जो थिंकर होता है वहाँ के समाज को प्रभावित करता है। किसी भी देश का जो थिंकर होता है वहाँ की राजनीति को, वहाँ की सोसाइटी को प्रभावित करता है। तो यूरोप के सभी देशों में ऐसे थिंकर्स पैदा हो, आप लिख लीजिएगा, एक लाइन में लिखिएगा कि यूरोप के देशों में ऐसे चिंतक पैदा हो गए, यूरोप के देशों में ऐसे चिंतक पैदा हो गए जो लोगों को, जो उस देश के राजा को साम्राज्यवाद की शिक्षा देते थे, साम्राज्यवाद की शिक्षा देते थे, जो उस देश के राजा को साम्राज्यवाद की शिक्षा देते थे। उनका कहना यह था कि साम्राज्यवाद एक बहुत अच्छी चीज है, इसको हमको विस्तार करना चाहिए, साम्राज्यवाद। द न्यू थिंकर्स इमर्ज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज एंड दे taught to the king the policy of the expansion। सभी देश उसमें आ जाएंगे। थिंकर्स में अब फ्रांस को उठा के देख लीजिए, उनकी एक पॉलिसी थी लेजे फेयर। लेजे फेयर क्या होता है? लेजे फेयर हाँ, फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ना, फ्री ट्रेड जितना हो, फ्री ट्रेड का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, पूरा चाहे जहाँ हो, इसके लेजे फेयर बोलते हैं। तो जितने भी वहाँ के थिंकर्स थे, उस देश के जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अपने राज्य का हमको विस्तार करना चाहिए। दूसरा है, सेकेंड टॉपिक इसी में है कि यूरोपीय देशों के बीच में, यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बीच प्रतिस्पर्धा राइवलरी इन यूरोपियन कंट्रीज, राइवलरी यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, राइवलरी इन यूरोपियन कंट्रीज। बाइलेटरल हाँ, इसमें क्या है? अब यूरोपीय देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा मतलब आपस में कंपटीशन हुआ कि कौन पूरे विश्व पर नए देश का पता लगा है और आपस में, और जो पता लगा है उस पर कब्जा कर ले। तो सबसे पहले जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई वह स्पेन और किसके बीच में? पुर्तगाल के बीच में, ठीक है ना। तो यह पूरे यूरोप में जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, स्पेन तथा पुर्तगाल के बीच, ये सबसे पहले। और मैंने आपको बताया इसी क्रम में जो है अमेरिका की खोज उन लोगों ने किया, अमेरिका के बारे में। कोलंबस कब किया? 1494 तो अमेरिका का ये लोग खोज के निकले थे इंडिया का पता लगाने के लिए, धोखे में पहुंच गए अमेरिका, ठीक है ना। तब बाद में पता चला कि नहीं ये तो गलत जगह पहुंच गए हम लोग, तो फिर उसी बहाने अमेरिका के सर एक सर है, वो एक सिनेरियो बता रहे थे कि उन्होंने आंखों में आंखें मिला के देखी और वो ऐसे देखते रहे, अपने यहाँ का होता है तुरंत ऐसे पता है ना अपना सिनेरियो क्यों तो अच्छा तुरंत मतलब वो लोग देखते रहे, हम लोगों का होता है तुरंत पूछ लेते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे कोलंबस जब वहाँ अमेरिका पहुँचा ना, तो उनके दिमाग में तो इंडिया ही घूम रहा था। हालांकि इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं, इंडिया तो खोजने निकले थे लेकिन इंडिया का कहाँ पता उनको ये भी पता नहीं था, ठीक है ना। उनको ये लगता था कि जो इंडिया है ना ये पुर्तगाल और स्पेन हो गए,
उनको लगा कि इंडिया जो है ना अफ्रीका सटा हुआ पीछे ही है, इधर कहीं बराबर आसपास में है। उनको इंडिया के बारे में पता ही नहीं था इंडिया है कहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से सीधे निकले और नाक के जाकर के यहाँ जाके टकरा गए, मुड़े नहीं। ठीक है, तो इन लोगों ने वो इंडिया के लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, नथिंग दे डिडंट नो, कुछ भी नहीं उनको पता था। और इनका जो ज्योग्राफी का ज्ञान था यूरोपियंस का बहुत ही बकवास ज्ञान था। अब ये देखिए यूरोप के बीच में और इसके बीच में एक पतली सी कैनल है, तो ये जो पैसेज इसको क्या बोलते हैं, ये जो पैसेज है इस पैसेज को क्या बोलते हैं, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो डिवाइड करता है पैसेज। अब ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर की। लेकिन इन लोगों को यही पता नहीं कि यहाँ पर एक कौन सा देश है, इतना पता नहीं था, इनकी ज्योग्राफी इतनी कमजोर थी, सोच लीजिए। और पहले ये लोग यहाँ से यहाँ तक पता करने में इनको 80 साल लग गया, 80 ईयर्स लगा पता करने में। पहले यहाँ से डरते डरते पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, और फिर अंत में यहाँ तक आए। तो 80 से 100 साल तक इनको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लग गया। ठीक है, इंडिया का पता करते करते जो ज्योग्राफिकल जो ज्ञान था, नॉलेज था, यूरोपियंस के पास नील था, जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो लोग जो है इंडिया जैसे पहुंचता है वास्को डी गामा, तो वो किनारे किनारे ही आता है ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ इंडियंस उसको मिल जाते हैं और इंडियंस फिर उसको इंडिया पहुंचाते हैं। ऐसा माना जाता है जब इन्होंने अमेरिका खोजा था तो जो पहले जब आते थे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे इंडिया तक, तो ये अफ्रीका से जो ले जाते थे गुलाम दास, वहाँ पर खेती कराने के लिए पहले ले जाते थे। अरे वो बहुत बात की प्रक्रिया है, वो तो बहुत बात की प्रक्रिया है। जब मतलब अमेरिका पर उन्होंने कब्जा कर लिया, काल के राजा थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने कंपास की खोज की थी, तब फिर इन्होंने मतलब दिशा का इन्हें समुचित ज्ञान हो गया। हाँ वो तो बात की कहानी है, ठीक है ना। बाद में फिर नक्शा, पहले तो नक्शा भी नहीं था। आपको मैंने बताया जब पुर्तगालियों ने नए रास्ते का पता लगाया तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, और उससे उस होने वाले जो भारत से होने वाला व्यापार था उसका मोटा माल काटते रहे, और उस रास्ते को उन्होंने बहुत सख्ती से, उस रास्ते पर कोई भी यूरोपीय अगर जाते हुए मिल जाता उसको पकड़ के उसे गर्दन काट देते थे, मृत्युदंड ही सजा थी उसकी। इसीलिए यूरोपियों के बाद जब डच आए भारत में, डेनिश आए, तो सभी लोगों ने नए नए रास्ते का पता लगाया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में पहुंची तो उसको इंडिया के रास्ते के बारे में पता नहीं था, उनकी 3 जहाजें डूब गए समुद्र में, 100-200 लोग उनके भी लोग मारे गए, तब फिर नए रास्ते का उन लोगों ने पता लगाया। कुछ लोग तो इधर से इतना घूम कर गया, जैसे अभी ये रास्ता तो पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया। अब इंडिया पहुंचने के लिए लोगों ने क्या किया ना, सिल्क रूट का इस्तेमाल किया, यहाँ से लेकर के पहले यहाँ गए तब फिर इंडिया लोग पहुंचे। तो लोगों ने नए नए रास्ते का पता किया। फिर बाद में हुआ क्या ना कि बाद में जो जैसे ने इन्होंने कहा कि कैंपास का पता लग गया, फिर कागज का आविष्कार जब हुआ तो कागज के बारे में चीजें लोकप्रिय हो गई, और कुछ ऐसे नाविक आ गए जिन्होंने पूरा का पूरा मैप बना दिया कि यह रास्ता यहाँ से बना हुआ, यह रास्ता यहाँ से बना हुआ है। वो बहुत बाद की बात, लेकिन वो 1800 के बाद की बात क्या है, नक्शा करीब सन 1800 के बाद तक करीब ये डिसाइड हो चुका था कि ये इंडिया जाने का रास्ता है। 1857 तक आते थे, पूरे विश्व में मालूम हो गया था, तो उसमें कोई, लेकिन दिक्कत क्या हुई, तब तक पूरा विश्व पर कब्जा हो चुका था, ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था, फ्रांस का कब्जा हो चुका, कोई जगह ऐसी बाकी ही नहीं थी जहाँ पर रीडिस्कवर किया जाए, ठीक है ना। तो ये मैं क्या टॉपिक में था, यूरोपीय देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा जब शुरू हुई तो उसमें जो सबसे पहले कंपटीशन था स्पेन और यूरोप पुर्तगाल के बीच में, और दोनों देशों ने आपस में यह संधि कर लिया। इन दोनों देशों ने पूरे विश्व को आधा आधा आपस में बांट लिया, ताकि आधा आपका इधर से पूरा विश्व का आधा हिस्सा आप कंट्रोल में और आधा हमारे हिस्से में। इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ द टोडरसिल्हा कहा जाता है। आप मत लिखिएगा, बस बता रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ द टोडरसिल्हा में स्पेन के राजा और पुर्तगाल के राजा ने संधि किया। उन्होंने कहा कि विश्व का आधा हिस्सा आपके कंट्रोल में और आधा हिस्सा हमारे कंट्रोल में, मतलब पूरे विश्व की सूचना नहीं है। तो वही कहावत है ना कि पूरा जंगल जो है वो लोगों ने बांट लिया, जंगल के मालिक को पता ही नहीं, ठीक है। तो यह पूरे यूरोपीय देशों के बीच में कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन के कारण जो है आपस में अगला लिखिएगा, एडवेंट ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। अगली पॉइंट है राष्ट्रवाद का उदय।
एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म। अगली पॉइंट है राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? राष्ट्रवाद का उदय कल्चर और सामाजिक भावना। देखिए राष्ट्रवाद जो है एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे इसकी जो उत्पत्ति होती है सर 1900 के 19वीं सेंचुरी में होती है। राष्ट्रवाद एक नया कॉन्सेप्ट है जिसकी उत्पत्ति होती है 19वीं सेंचुरी में। यानी जैसे अब जो भी किसी भी देश में अगर राष्ट्रवाद होता है तो वह देश अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी कल्चर पर, यानी अपनी चीज़ों पर वह जोर देता है। और जो भी राष्ट्रवादी कंट्री होता है वहाँ की अपनी जो क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं उसको ख़त्म कर देता है या उसको अंडर एस्टिमेट करता है और राष्ट्रीय चरित्र को क्या करता है, उभारने का प्रयास करता है। ये है। तो जब राष्ट्रवाद एक नया कॉन्सेप्ट है, समझ रहे ना, इसकी जो उत्पत्ति कब होती है 19, इसको लिख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद एक नई अवधारणा है जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में होती है। लिख लीजिएगा, राष्ट्रवाद एक नई विचारधारा है जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में होती है। इस विचारधारा के अनुसार वह देश अपनी भाषा संस्कृति आदि पर विशेष जोर देता है। हाँ, आदि पर विशेष जोर देता है और क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर अधिक ध्यान नहीं देता है। और जो भी राष्ट्रवादी देश होगा उसमें उसकी एक भाषा होगी, उसका एक झंडा होगा, उसकी एक कल्चर होगी, ठीक है ना, वह एक, और उसके राष्ट्रीय नेता भी होंगे, नेशनल लीडर भी होते हैं। अब राष्ट्रीय नेता मतलब ऐसा नेता जो कि इसकी पहचान पूरे भारत में हो। सपोज हर देश का अपना एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व होता है जिसको कि फिर से रीएस्टेब्लिश किया जाता है। उस देश में एक झंडा होता है, एक पहचान होती है, एक कल्चर होती है, एक भाषा होती है। इसे नेशनलिज्म का जो है, जैसे कि और इसके नेशनलिज्म के भी दो रूप हैं, मैंने आपको बताया था। एक है उदार नेशनलिज्म, एक है एक्सट्रीमिस्ट। यानी एक है उदार राष्ट्रवाद, इसको नीचे लिखिएगा। राष्ट्रवादी भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है उदार राष्ट्रवाद और दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद। उदार राष्ट्रवाद ये लोगों के देश के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, लिबरल नेशनलिज्म इज गुड फॉर द पीपुल। और उग्र राष्ट्रवाद होता है यह दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है। यह उग्र राष्ट्रवाद कभी का साम्राज्यवाद में बदल जाता है। जो उदार राष्ट्रवाद क्या होता है, इससे उस देश का भला होता है, यानी वेलफेयर होता है, भला होता है, यानी यह वेलफेयर होता है उस देश का वेलफेयर होता है। उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है, दूसरे देश में कब्जा करना। उग्र राष्ट्रवाद कभी का साम्राज्यवाद में बदल जाता है। यूरोप में यही देखने को मिलता है। उग्र राष्ट्रवाद कैसे बदल जाता है, साम्राज्यवाद में बदल जाता है। इसको लिख लीजिएगा, में बदल जाता है। उग्र राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में बदल, जैसे जर्मनी का उदाहरण है। जर्मनी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड में, जैसे कि वहां जब हिटलर उभरता है तो वह राष्ट्रवादी सोच लोगों के अंदर भरता है। जर्मनी में राष्ट्रवादी सोच उभरती है। वो लोग एक झंडे पर, एक देश पर, एक भाषा पर वो लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि जो दूसरी कल्चर है जर्मनी में, दूसरी कल्चर, जैसे वहाँ पर जो यहूदी थे, यहूदियों को क्या किया, मरवा दिया, सफाया कर दिया। और उन्होंने कहा कि सबसे जो ऊंची रेस अगर कोई, उसने कहा कि आर्यों के वास्तविक उत्तराधिकारी हम ही लोग हैं। आर्य वास्तव में जर्मनी को कहा, उसको कहा मतलब आर्य जो है जर्मनी के ही रहने वाले थे।
और विश्व की सबसे जो ऊंची रेस है वो जर्मनी की रेस है, और इसको उन्होंने पूरे विश्व पर थोपने का प्रयास किया, हराने का प्रयास किया। यह है उग्र राष्ट्रवाद। जब उग्र राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंचता है तो वह साम्राज्यवाद में क्या हो जाता है, बदल जाता है, कुछ बदल। एक चीज ये बताओ, जैसे कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन पर तो कोई ऐसा संधि नहीं की थी या उसके साथ कोई शोषण नहीं किया गया था अन्य देश के द्वारा। जर्मनी के साथ तो अपमानजनक संधि की थी, बहुत शोषण किया गया था विभिन्न देशों के द्वारा। तो उसने ऐसा अपनाया था जब वो आया था हिटलर। तो इसके उसमें डिफरेंस नहीं है दोनों में, उग्रवाद में और उसके उग्रवाद में, ब्रिटेन वाले और इसमें जर्मनी वाले, क्योंकि इसमें जनता भी समर्थन कर रही थी ना, ऑलरेडी पहले से ही वो चाहती थी कि हमारे देश के साथ जो अपमान हो उसका बदला लें। भाई वो मैं एग्जांपल दिया ना, वो उग्र राष्ट्रवाद का ही रूप है, वो एक रूप है जो है उसने अपने जो कंट्री को इकट्ठा किया, क्यों कर पाया, वहाँ की जनता के लोगों को क्यों इकट्ठा कर पाया, इसीलिए तो कर पाया ना। अगर राष्ट्रवाद का अगर नारा नहीं लगाया होता तो जनता के सामने कभी नहीं खड़ा होती। और ये सर ब्रिटेन के साथ में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि वो लोग खुद पहले से ही ऐसा कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, मतलब उनके साथ तो कोई शोषण नहीं हुआ। अगला लिखिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई मिशनरियों का योगदान। अगली पॉइंट है ईसाई मिशनरियों का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। साम्राज्यवाद में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये अपने धर्म के प्रति लोगों की भावना जगाना ताकि वो विद्रोह ना करे और उनके प्रति आस्था रखें। ईसाई मिशनरियों का क्या कंट्रीब्यूशन है? आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो आप। नहीं सर, वो मतलब धर्म का प्रचार करेंगे तो जो जनता वहाँ की है जो अपने धर्म को मानती है वो इनके में जब शामिल हो जाएगी तो उनका विद्रोह नहीं करेगी, विरोध नहीं करेगी। जितने भी यूरोपीय देश थे, सभी देश जो है कैथोलिक ईसाई धर्म को मानने वाले थे, और हर देश में ईसाई मिशनरियाँ हुआ करती थी, और ईसाई मिशनरियाँ अपने राजा या शासक के ऊपर दबाव बनाती थी कि हमारा ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार में क्या करिए, सहयोग दीजिए। तो साम्राज्यवाद के साथ में जिस एलिमेंट ने उनको सपोर्ट किया वो है ईसाई धर्म प्रचारक। लिख लीजिएगा कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने साम्राज्यवाद के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिखेगा, यूरोप के सभी देश ईसाई धर्म को मानने वाले थे। यूरोप के सभी देश ईसाई धर्म को मानने वाले थे। और उस देश की ईसाई मिशनरियों ने अपने राजा के ऊपर धर्म प्रचार में सहयोग करने के लिए कहा। धर्म प्रचार में सहयोग करने के लिए कहा। ठीक है ना, सहयोग अब इन लोगों ने फोर्सफुली किया। ठीक है ना, इस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने भी साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको लिख लीजिए, इस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने भी साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है ना। अब अगले लिखिएगा होली टास्क। होली टास्क का मतलब हो गया होली टास्क, पवित्र। इसे कहा जाता है व्हाइट मैन बर्डन।
इसको इंग्लिश में लिखेगा होली टास्क यार व्हाइट मैन बर्डन। ये क्या है व्हाइट मैन बर्डन क्या है? मतलब यही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है जो सफेद लोग गोरे लोग हैं वही सबसे। ये हेडलाइन डालिएगा बेटा, व्हाइट मैन बर्डन या होली टास्क। और व्हाइट मैन बर्डन पूछा गया क्वेश्चन, टिप्पणी पूछा था व्हाट इज अ व्हाइट मैन बर्डन। जैसे कि कालों पे सब कुछ थोपना। जैसे कि मेघालय की यूरोप और अरब देशों के जो अपने घर का एशिया का समस्त ज्ञान हमारी एक लाइब्रेरी के कोने के बराबर। हाँ सही बोल रहे हो, एकदम यही है। देखिए यहाँ पर जो यूरोपी थे, यह यूरोप अपनी संस्कृति को यानी अपनी चीजों को सर्वोच्च मानते थे। ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा कि यूरोपीय या व्हाइट मैन, ठीक है ना, या यूरोपीय या व्हाइट मैन अपनी संस्कृति को सर्वोच्च मानते थे, अपनी संस्कृति को सर्वोच्च मानते थे। और एशिया और अफ्रीका की संस्कृति को हीन या आदिम का मतलब जो इनके पास कोई भी कल्चर नहीं है। हाँ, इनके पास कोई भी कल्चर और सभ्यता नहीं है। इनका ये मानना था कि हमको गॉड ने भेजा है कि पूरे विश्व में संस्कृति को, पूरे विश्व के लोगों को क्या करें, संस्कृत सिखाएं। ठीक है, इनका यह मानना था कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि विश्व को हम संस्कृति सिखाएं। कि हम विश्व को नैतिकता सिखाएं, यानी लोगों को हम शिक्षित करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। यह ईश्वर के दिया गया एक भार है हमारे ऊपर। क्या है? यह ईश्वर के द्वारा दिया गया यह एक भार है, बर्डन है। सर हमारे यहाँ जैसे इनका शासन पढ़ाया जाता है, ऐसे क्या वहाँ भी इनका पढ़ाया जाता होगा? क्या? अच्छा, हमारे देश का इधर जो इन्होंने नहीं, वो लोग नहीं पढ़ाते हैं इसको, ये लोग नहीं पढ़ाते हैं, चक्कर मत पड़िएगा। वो लोग अपनी हिस्ट्री में कैसे भारत का शोषण इन्होंने किया वो नहीं पढ़ाए, कतई नहीं पढ़ाते हैं। कितनी बूचरी इन्होंने इंडिया में किया, कितने लोगों को मार दिया, उनकी करिकुलम का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस मामले में वो लोग बहुत क्लियर है। वो जानते हैं कि हमारी जब पीढ़ी पढ़ेगी तो अपने पूर्वजों को ही गाली देना शुरू कर देगी। ब्रिटेन की हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि हमने शासन यहाँ पर किया, ये जरूर पढ़ाया जाता है। हमने शासन किया, हमने रेल बिछा दिया, हमने तार लगा दिया, हमने रोड बना दिया, हमने पत्तन बना दिया, हमने यहाँ विश्वविद्यालय खोल दिया, हमने कॉलेज खोल दिया, हमने ये सुधार कर दिया, हमने वो सुधार कर दिया, सब पढ़ाते हैं। लेकिन यह नहीं पढ़ाते हैं कि जलियांवाला बाग में मैंने 1500 लोगों को मरवा दिया। ये नहीं बताते हैं कि पूरे के पूरे जनजातियों का मैंने सफाया कर दिया, कतई नहीं पढ़ाते हैं। और चूंकि यूरोप के कम से कम कुछ लोग उस मामले में बहुत लिबरल है, और जिस दिन वह अपने नरसंहारों की बात लिखना, अब यह नहीं बताते हैं कि हम लोग भिखमंगे थे और भारत से पैसे लूट के ले गए, फिर वहां पर हमने औद्योगिक क्रांति किया। ये नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं था, यही नहीं पढ़ाते हैं। तो जिस दिन यह सब लिख के पढ़ाना शुरू करेंगे, उस दिन वहां की जनरेशन उनको खुद गाली देना शुरू करेगी कि आपने जाके इंडिया में ऐसा काम किया, बताइए। शशि थरूर ने जब वहां की कैम्ब्रिज में जब उसने भाषण दिया तो उसने यही कहा कि आप लोगों ने इंडिया के साथ में क्या किया है, जितना आप लूट के ले गए हैं उतना कम से कम कितने ट्रिलियन बता रहा था रिकॉर्ड में, कितने ट्रिलियन सोच लीजिए। अगर उतना इंग्लैंड अगर वापस करे इंडिया को तो पूरे इंग्लैंड को बेचना पड़ेगा, पूरे इंग्लैंड, तभी नहीं कर पाएंगे वो। तो ये है, वो उनकी हिस्ट्री में करिकुलम में विषय नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं वो लोग, क्यों? ताकि उनकी इमेज, हाँ, अपने साम्राज्यवाद को बड़े गर्व से पढ़ाते हैं कि हमने पूरे विश्व में रूल किया है, ताकि उनकी सुपरियरिटी क्या करे, मेंटेन रहे। वी वेर द सुपरियर। हमारे पास सैनिक शक्ति थी, हमारे पास मसल पावर था, हमारे पास नैतिक पावर था, धन पावर था, लेकिन कितना अनाचार किया उसको लोग नहीं पढ़ाते।
ठीक है ना, ये है। आगे लिखेगा न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, नई भौगोलिक खोजें। नई भौगोलिक खोजें। अब मैं इसमें बता चुका हूँ, लिख लीजिएगा कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में पूरे विश्व की नई भौगोलिक इकाइयों, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में विश्व के नए देशों का पता लगाने के लिए, विश्व के नए देशों का पता लगाने के लिए एक प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, एक प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसमें बाद में यूरोप के अन्य देश भी शामिल हो गए, इसमें बाद में यूरोप के अन्य देश भी शामिल हो गए। अन्य देश भी शामिल हो गए, ठीक है। बाद में उन्होंने पूरे एशिया और अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से साम्राज्यवाद, नई भौगोलिक खोजों ने साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसे जैसे लोग नए देशों का पता लगाते गए, वैसे वैसे जो है इन लोगों ने उस पर कब्जा करने का प्रयास अपना शुरू किया। पहले तो व्यापार किया, और व्यापार के बाद फिर उन्होंने उस पर कब्जा करने की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आगे, अब ये टॉपिक खत्म हो जाती है इसमें, फिर आगे लिखेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एशियाई देशों पर कब्जा किया जाना। एशियाई देशों में साम्राज्यवाद, कब्जा किया जाना सही नहीं, शब्द नहीं है, कि एशियाई देशों में साम्राज्यवाद, ठीक है ना। अब इसमें एशियाई देशों में साम्राज्यवाद का विस्तार कैसे इन लोगों ने किया, और इसके बारे में मैं आपको इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कैसे इंडिया पर, अफ्रीका के बारे में है, पूरा अफ्रीका की इन्होंने पूरे अफ्रीका को कब्जा कर लिया। और लेकिन जो हमारी टॉपिक है वो है एशिया, ठीक है ना। एशिया में कैसे इन्होंने कब्जा किया, पूरा एशिया में दो ही देश है, एक है भारत जिस पर इन्होंने कब्जा किया, और दूसरा है कौन, चीन। आ जाएगा, लेकिन वो बात के फेस पर लिखिए, आ जाएगा। लेकिन जो है तो एशिया में जो साम्राज्यवाद की हुआ, और एशिया में साम्राज्यवाद, और इसको एशिया में साम्राज्यवादी जो देश कौन था, वो था ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अंतर्गत जो पहला इन्होंने इंडिया में, अब भारत में देखिए साम्राज्यवाद की शुरुआत कहाँ से होती है भारत में, नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो एज ए ट्रेडर्स आई थी, व्यापारी के रूप में आई थी।
और उसका उद्देश्य था कि भारत से जो माल होता था उसको ले जाकर के यूरोपीय देशों में बेचना और उसको बेचने के बाद उसका मुनाफा कमाना। इसका सिंपल सा पर्पस था। और उस समय ब्रिटेन कतई बहुत ही गरीब देश था, अमीर देश नहीं था, और भारत दुनिया का सबसे बड़ी ताकत था, आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर था। और इंडिया का बना हुआ माल ब्रिटेन ही नहीं पूरे यूरोपीय देशों में बिकने के लिए जाता था। और यहाँ का जो माल होता था चीप एंड बेस्ट, यानी सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, ठीक है ना, ये दोनों माल था। और उसमें भी जो था सबसे पूरे भारत में जो सबसे संपन्न राज्य होता था। अब भारत की बात आई, भारत दुनिया का सबसे धनी देश था, और भारत में भी जो सबसे धनी राज्य था वो था बंगाल। बंगाल सबसे धनी प्रांत था, रिच स्टेट था पूरे इंडिया का, ठीक है ना। आज कौन सबसे धनी राज्य है? आज सबसे धनी राज्य महाराष्ट्र कैपिटल में, महाराष्ट्र है, बाकी यूपी भी है। महाराष्ट्र प्रथम पे नहीं, इनकम के मामले में बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र ही है। 1 2 3 4, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है दूसरे नंबर पर इकोनॉमी। ठीक है। तो उस समय जो है बंगाल जो प्रांत था दुनिया भारत का सबसे धनी प्रांत था, बहुत बड़ा एरिया भी थी, मैंने आपको बताया था। और पूरा उसको मैन्युफैक्चर का हब माना जाता था, यानी उद्योग और निर्माण जो आज शब्द होता है, वो सबसे बड़ा जो है एक मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर, बड़े बड़े उद्योग वहाँ लगे हुए थे। वहाँ का प्रोडक्शन अपने आप में हाई क्वालिटी का था, तमाम चीज़ों को लेकर के माना जाता था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर था कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो इंडिया में सबसे पहले इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाएगी? सूरत। पहले तो ये मछलीपट्टनम में बिठाते हैं, ये सर आज फैक्ट्री केरा में इनकी आज फैक्ट्री केरा में 12 महीनों में सूरत में स्थायी मतलब परमिशन किया था, स्थापित किया था सूरत में। देखो मेरी बात को ध्यान पहले से ध्यान दो। जी ईस्ट इंडिया की अगर पूछता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, नहीं, पहली फैक्ट्री अगर भारत शब्द का प्रयोग करता है, इंडिया शब्द का, वो है मछलीपट्टनम, जो सही बता रहे हैं। और अगर भारत शब्द का नहीं शब्द करता है, सिर्फ मुगल एम्पायर की बात करता है, वो होगा फिर सूरत। ये 2 क्वेश्चन है। अब एक सिविल IAS में पूछा गया क्वेश्चन, सर ऐसे दिया था अस्थायी और स्थायी, वो दे देता है, ठीक है ना। ये दोनों में तो सूरत 1612 में जो सूरत में इन्होंने स्थापित किया वो था, यह मुगल एम्पायर में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया। लेकिन टेक्निकली जो है मछलीपट्टनम पहली मानी जाती है, ठीक है ना, ठीक है। 1612 से लेकर के ये लोग 1757 तक क्या करते रहे? 1612 से 17 तो यह लोग एक व्यापारी कंपनी थे। क्या थे? व्यापारी, यानी ट्रेडर्स थे। इंग्लैंड से सोना लेकर के आते थे और भारत का माल खरीद करके ले जाते। सोना, भारतीय इस मामले में बड़े चालाक थे, कहा कि आप हमसे कुछ भी खरीदिए, बदले में हमको क्या चाहिए? सोना चाहिए। मसाला खरीदिए, सूती कपड़ा खरीदिए, बंदर खरीदिए। बंदर भी जाता था वहाँ, क्योंकि बंदर वहाँ नहीं होते हैं ना, बंदर भी नहीं होते, बंदर भालू ये सब जाते थे। तो ये लोग कहे कि आप ठीक है कुछ भी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको क्या चाहिए? सोना, गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए। सोना लेके आइए, सामान लेके जाइए। इंडियन इस मामले में बहुत चालाक थे। इसीलिए सोने की चिड़िया और प्लिनी जो फर्स्ट सेंचुरी का जो हिस्टोरियन है, रोम का हिस्टोरियन है, वह कहता है कि भारत एक ऐसा कुंड है जहां पर पूरे विश्व में कहीं भी सोना निकले, वह घूम फिर करके अंत में भारत रूपी कुंड में जाकर के समा जाता है। पूरे विश्व में कहीं भी सोना निकले, वह उस सोना को जाकर के 20 साल 25 साल 100 साल के बाद कहाँ जाएगा? वो भारत में उसका जाना तय। तो भारत उस कुंड की तरह तुलना करता है। यहाँ पर कहीं भी दुनिया में सोना है, उसको अंड में कहाँ आना है? इंडिया में आना है, क्योंकि यहाँ का माल ऐसा होता था। और फिर वो अपने देश को बहुत कोसता है, कहता है कि हमारे देश की जो सुंदर महिलाएं, उनको पता नहीं क्या हो गया है कि भारत की बनी हुई वस्तुओं के पीछे दीवानी है, यहाँ के कपड़े, यहाँ की, और उनको ये पता नहीं है। जो चिंतक होता है, राइटर होता है, वो चिंता करता है, कहता है कि इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हमारा पूरा का पूरा सोना भारत चला जा रहा है रोम से, इसको ये पता नहीं कब इनको समझ में आएगा। ये है, इतना मतलब चिंता व्यक्त करता है। तो भारत मतलब ऐसा मतलब कुछ देश था जहाँ भी, और यहाँ के लोग ऐसे थे ना कि घर पे सोना भरा पड़ा है, लेकिन जब बाहर निकलते तो फटी हुई धोती पहन के निकलते थे।
मतलब कि घर पे सोना भरा पड़ा है, चाहे तो पता नहीं कितने लोग खरीद लें, लेकिन जब बाहर निकलेंगे फटी धोती पहन करके, कोई समझ नहीं पाएगा कितना है। ये इंडिया का इतिहास रहा है और विचार बहुत उच्च। अब ये नहीं कि घर में भी बादाम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बादाम अंदर खा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो फटा हुआ कपड़ा ऐसे देखे तो दुनिया के सबसे गरीब। बाहर निकलेंगे तो कहेंगे नमक साथ रोटी खा के आए। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने बचपन में देखा है। एक व्यापारी का बनिया का परिवार था और बहुत पैसे वाले लोग, घर में वो बादाम का हलवा खाते थे और जब अपनी गद्दी पर बैठते थे ना, बड़ी हुई दाढ़ी बढ़ के फटा हुआ कुर्ता पर ऐसे करके बैठते थे। और जिनके घर में भोजन नहीं, जो वैसे ठाकुरों व ब्राह्मणों के परिवार जिनके घर में भोजन नहीं होता था, उनके लड़के जब गरियाते थे ऐसे, अरे क्या चाहिए आपको, अरे वो अगर फूंक दे तो उड़ जाए, उनका परिवार उड़ जाए। लेकिन अगर वो बनिए जो व्यापारी थे, अगर जितने पैसे वाले फूंक दे तो उनका पूरा परिवार उड़ जाए। लेकिन अभी सर करंट में नहीं था, स्कूटर पुरानी से चलता था, 200 करोड़ निकला था जब छप्पा मारा गया था अपने यहाँ पर। अभी हो गए लगभग 7-8 महीने, स्कूटर से टूटी फटी थी। अच्छा, वो वहाँ कन्नौज का था, कन्नौज का बता रहे 200 करोड़ निकला था। ऐसे भी लोग हैं। तो ये इंडिया का इतिहास था जो है, ये नहीं कि नहीं हम लोग कमजोर थे, बिल्कुल। तो ऐसे सिंपल लाइफ मतलब हुआ और विचार बहुत ऊंचे। बात करिए तो फिलॉसफी की बड़ी बड़ी, ईश्वर आत्मा जीव की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इतना हमारी स्टाइल, लेकिन चीजें बदली हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी एज ए ट्रेडर इंडिया में आई थी या व्यापारी के रूप में। फिर 1757 में क्या किया, इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। तो 1757 से लेकर के 1857 तक ये लोग भारत में क्या रहे, ये लोग शासक के रूप में रहे, शासक के रूप में, यानी एक रूलर बन गए। अब देखिए, आए थे व्यापारी के रूप में, क्या बन गए, शासक बन गए, ठीक है ना। जिस घर से माल खरीदते थे उसी घर के क्या हो गए, मालिक बन गए। जिनके मालों को खरीदते थे उन्हीं के घर क्या हो गए, मालिक, पूरा घर कब्जा कर लिए। क्या माल खरीदना एक दो बार है, कोई सोने वाली मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई, सोचो एक बार उड़ा देते हैं। यही किया इन लोगों ने। सोना लाते लाते परेशान हो गए थे। गोल्ड, उसे बुलियन बोलते थे, जो सोना लाते थे ना, बुलियन, BULLIN, जो सोना लाते थे उनको बुलियन कहा जाता था, BULLIN, बुलियन। और इंडिया इतना रिच होता था उस समय कि जो गुजरात का एक बोहरा व्यापारी होता था, बोहरा व्यापारी मुस्लिम व्यापारी होते थे गुजरात के, बहुत रिच व्यापारी होते थे। और एक व्यापारी का जो कारोबार होता था वह भारत, पूरे विश्व के कई देशों में उसका फैला हुआ था। एक बोहरा व्यापारी की इनकम पूरे ब्रिटेन की इनकम के बराबर थी, सोच लीजिए। भारत के एक बोहरा व्यापारी की इनकम ब्रिटेन के पूरे कंट्री की इनकम। जैसे मान लीजिए यहाँ के भारत के अडानी है, कई अफ्रीकन देशों की इकोनॉमी से तो अकेले उससे भारी है ना। पाकिस्तान जैसे, जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, भारत का एक व्यापारी की इकोनॉमी बराबर है, ठीक है ना। तो ये देखने को मिलता है। और इंडिया अपने मामले में छोटा समय, टाइम है क्या बेटा? अच्छा, थोड़ा सा बस कंक्लूड में कर रहा हूँ टॉपिक मेरी, बस थोड़ी सी 2 मिनट। एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि जब भारत ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, सारी बातें हो गई, तो इंडिया की जो शिप इंडस्ट्री हुआ करती थी, शिप इंडस्ट्री का मतलब जो पानी के जहाज बनाने वाली इंडस्ट्री थी, इंडिया की इतनी अच्छी और इतनी बड़ी होती थी, इतनी सॉलिड होती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पूरे भारत पर शासन कर, तो उनको सोचा कि हम भी जहाज बनाएं, पानी की जहाज इंडिया में बनती। अच्छा, इंडिया से लोग जहाज खरीद ले जाते थे, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में बनाते हैं, उससे अच्छा हम खुद मैन्युफैक्चर क्यों ना करें। उन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया, तो जो उसकी लागत आई, उस लागत में वो लोग भारत से उतरने में 5 जहाज खरीद लेते थे। यानी जब ब्रिटेन ने अपनी पानी की जहाज बनाई इंडिया की कैटेगरी की, तो उसकी कितनी लागत आई, उतनी लागत में वो इंडिया से 5 जहाज खरीद लेते थे। हाँ, और उनके जहाज की गारंटी भी नहीं होती कब से चलेगी। तब उन लोगों ने काम किया क्या कि इंडिया में 20 साल चली हुई पुरानी पानी की जहाज, जो कि इंडिया वाले रिजेक्ट कर देते थे, हटाइए इसको, 20 साल चल चुकी, इसकी लाइफ खत्म। तो इंडिया की रिजेक्टेड पानी की जहाज को खरीदते थे, जो कि बहुत सस्ते मिल जाती थी, सेकेंड हैंड माल हो गया, और उसको लोग फिर 20 साल चलाते थे।
40 साल। हमारे पास भी INS विक्रांत तो है। रिजेक्टेड ही तो खरीदा हम लोगों ने ना, तो उनकी इकोनॉमी काफ़ी हमसे अच्छी। तो यह इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता था, इतना रिच होता था। और उसका एक रीज़न और भी था, क्योंकि उनको स्टील के बारे में पता नहीं। पूरे विश्व में अगर किसी को पता था तो कौन था? स्टील के बारे में सिर्फ इंडिया। अब स्टील की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब लोहे से जो दो लकड़ी के लट्ठे को जोड़ोगे तो उसमें जंग हो जाएगा। अब पानी की जहाज 6-6 महीने पानी में रहती थी, तो आपने जोड़ दिया, उसमें जंग लग गई, बीच में लोहा गया टूट, जहाज डूब जाती थी। इंडियंस स्टील के बारे में जानते थे, तो उनको जो है स्टील से वो जोड़ते थे, तो जहाज चाहे वो 20 साल पानी में रहे लेकिन उसमें जंग नहीं थी। इसीलिए पूरे विश्व की जो भारत में जो जहाज होती थी वह सबसे सर्वोत्कृष्ट मानी जाती थी। वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था तो उसको लगा कि हमारी जहाज विश्व की सबसे अच्छी जहाज है। 2 स्टोरी उसकी जहाज हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो अफ्रीका से निकल करके इंडिया की तरफ आगे बढ़ने लगा, वो दांतों तले अंगुली दबा ले। जितनी बड़ी जहाज थी उससे 5-5 गुना बड़ी जहाजें भारतीयों की होती थी, और जिस पर पता नहीं कितना माल लदा होता था उसको खुद ही पता नहीं। वह देख करके इंडियन की जहाजों को हैरान रह गया कि भारत में ऐसी भी जहाजें बनती है क्या। ठीक है, तो ये हमारी जो रिच हेरिटेज है इस तरीके से है। लेकिन साम्राज्यवाद के कारण और उपनिवेशवाद के कारण भारत की सभी संस्कृति और सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। अब एक पूरे विश्व भारत में नई प्रक्रिया चल रही है, उसे कहा जाता है डीकोलोनाइजेशन। ठीक है ना? डीकोलोनाइजेशन का मतलब हो गया कि जो हमारी पुरानी कल्चर थी, हमारी पुरानी सभ्यता थी, उसको फिर से क्या करना? रीएस्टेब्लिश करना। इसको कहा जाता है डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया चलाना जरूरी है। ठीक है ना?